ज़्यादातर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स ये प्रवासी लोग हैं, स्पेशली ये बिहार से आते हैं। मैं दुनिया के 50 एक देश में मैं घूमा हूँ, तो जिनकी आबादी लाख में है, 50 लाख, 60 लाख, 10 लाख, 20 लाख की जिसकी आबादी है, उसके यहाँ ज़्यादा ओल्ड एज होम है रेदर हिंदुस्तान। तो हर एक जगह मिडल मैन हैं। ऐसे कानून अगर आप बनाते हैं तो थोड़ा उसका असर तो होता है, तो लेकिन कानून बनने से पहले उसका विरोध भी तो होना शुरू हो जाता है। जहाँ ये भी होता है। नमस्कार, डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता हरित। आज मैं आपसे मिलवाने लाई हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने अपने जीवन में केवल व्यक्तिगत उपलब्धियाँ ही हासिल नहीं की, बल्कि समाज के वंचित, उपेक्षित और ज़रूरतमंद वर्गों के लोगों के लिए भी बहुत काम किया है। आप हैं श्री महेंद्र कुमार गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आप पेशे से वकील हैं, बल्कि सीनियर वकील हैं। न्याय के क्षेत्र में पिछले 5 दशकों से, सही कहें तो 51 साल से पिछले, आपने काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ काम किया है, अलग अलग न्यायालयों के साथ काम किया है, और वर्ष 1975 से वकील के तौर पर आप सक्रिय हैं और अलग अलग न्यायालयों में आपने काम किया है। इससे पहले आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, लॉ के प्रोफेसर के रूप में भी आपने काम किया है। 51 वर्ष की अपनी इस यात्रा में उन्होंने न सिर्फ एक सफल वकील की भूमिका निभाई है, बल्कि न्याय को गरीबों के लिए, वरिष्ठ लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए और महिलाओं के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी सुलभ बनाया है। आपने अनेक मामलों में फ्री ऑफ कॉस्ट भी कानूनी सहायता दी है, और आप वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की आवाज़ के रूप में देश भर में जाने जाते हैं। आप विभिन्न वरिष्ठ नागरिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन्स कन्फेडरेशन। ये तो अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक परिसंघ, एक वरिष्ठ नागरिकों का परम एक संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है। इसके आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर भी हैं, और इतना ही नहीं, आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और इस जो संगठन है, जो ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन्स कन्फेडरेशन है, उसके 30 लाख से भी ज़्यादा मेंबर हैं, तो आप उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप RWA के भी लीडर हैं, RWA के भी लीडर्स हैं। कितने RWA के आप लीडर हैं? 7 RWAs के लीडर हैं। और ये RWA सामाजिक जागरूकता अभियानों के तहत हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर काम करते हैं, और जनहित के अनेक मुद्दों पर आप काम करते हैं। इसके अलावा आप रेड क्रॉस में, लायंस क्लब में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, एज केयर इंडिया जैसी संस्थाओं के साथ भी आप जुड़े हुए हैं। कानून के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में आपके योगदान को सराहते हुए आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो श्री महेंद्र कुमार गुप्ता जी, आपका डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तो आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला, आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, आप एक बहुत सीनियर लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, और आपने जनहित के कामों में बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ये आपकी जो जर्नी है, ये जो यात्रा है आपकी, ये कब कैसे शुरू हुई? कैसे आपने अपने आप को समर्पित कर दिया? क्योंकि आप की जो लाइफ स्टोरी है वो बहुत ही संघर्ष से भरी हुई नज़र आती है। मैं जब 15-16 साल का था, तो तब हमें लगा कि समाज के हित में कुछ करना चाहिए। अब सोच सकते हैं 15-16 साल का लड़का, और ये दिमाग में ये आना कि जो गरीब बच्चे हैं तो उनको बुक्स जो है, हम जैसे पास कर गए, हमारे दोस्त लोग पास कर गए, तो इनको इसके बुक्स को अगर हम इनको प्रोवाइड कर दें, जिनके पास किताबें नहीं होती हैं, तो इट विल वेरी हेल्पफुल। तो आप सोच सकते हैं एट द एज ऑफ 15-16 हमने बच्चों को बुक्स ट्रांसफ़र करवाना शुरू किया। और मैंने शुरू किया ही नहीं, मेरे क्लास में जितने बच्चे थे उन्होंने ये फॉलो किया। उसको देखने के बाद दूसरे क्लासेस में ये बातें गई कि साहब वो ऐसा हो रहा है, तो हम दूसरे को दे दें, जब मेरे काम का नहीं रहा तो दूसरे को हम दे देंगे हम। तो ये मैंने शुरुआत वहाँ से किया।
उसके बाद मैं लॉ ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर जो है हमने प्रैक्टिस शुरू किया। तो हमको लगा ये कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं हैं, और पैसे के अभाव में वो मुकदमे नहीं लड़ पाते हैं, या उनके साथ कभी कभी न्याय के मंदिर तक वो पहुंच नहीं पाते हैं वो, तो मैंने उसके ऊपर ध्यान दिया कि खास करके देखेंगे आप, जो ट्रेड यूनियंस में बंगाल में था, तो ट्रेड यूनियंस जो हैं वहाँ, जो गरीबों का संगठन है, धर लीजिए कि ये सफाई मजदूरों का संगठन, ट्रामवेज लेबर का संगठन, स्टेट ट्रांसपोर्ट का संगठन, एफसीआई का संगठन, रेलवेज का संगठन, तो ऐसे जो मज़दूर लोग आते हमारे पास, जिनके पास मेरी फ़ीस के तो पैसे छोड़ दीजिए, उनके पास वापस जाने के पैसे नहीं होते थे, वो 50-100 किलोमीटर दूर से आते थे, तो मैं तो फ्री में उनका मुकदमा लड़ता ही था। कभी कभी पैसे उनको लौटने का भी हमको अपने पॉकेट से देना पड़ता था। तो मैंने वहाँ से जीवन का शुरुआत किया। हाँ, तब आप कहेंगे साहब कि आपका चलता कैसे था? तो जो साधन संपन्न लोग होते हैं वो हमें पैसे देते थे, और जिनके पास कुछ भी नहीं था उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ता था। लेकिन अब यह भी नहीं है कि जिसने हमें लाख रुपया फीस दिया, 50,000 फीस दिया, और उसके लिए हमने ज़्यादा मेहनत किया, ज़्यादा बोले, ज़्यादा बहस किया, जिसने नहीं दिया उसके लिए हम कम में काम, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट में मुकदमे ख़त्म कर दिए मैंने उसका। ऐसा नहीं होता है था। मैंने जिसने जो पेड क्लाइंट हैं उसके लिए जितना काम किया, उतने जो अनपेड क्लाइंट्स हैं उसके लिए भी उतना ही समय दिया, उतना ही मैंने आर्गूमेंट किया, उतनी ही पढ़ाई लिखाई मैंने किया, मुकदमे के एक एक पहलू को मैंने समझने की कोशिश किया। तो वहाँ गरीब जो तबके के लोग हैं वहाँ मैं, उसके अलावा लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 322B कोलकाता में मैं इनका मेंबर था। मैं लायंस क्लब का सेक्रेटरी रहा, मैं लायंस क्लब का प्रेसिडेंट रहा, लायंस क्लब का मैं जोन चेयरमैन रहा, मैं रीजन चेयरमैन रहा। कोविड के बाद 2022 में 27 जुलाई को हमको किसी ने फ़ोन किया कि सर, हम लोगों का जो मेन गेट है सूरज कुंड मेला ग्राउंड के अपोजिट में, उसको एमसीएफ ने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद ने उसको सील कर दिया है, गेट बंद कर दिया है, लॉक एंड की लगा दिया है, और रास्ता जो लिंक रोड है अबाउट धर लीजिए कि 300-400 फीट जो है लिंक रोड को खोद दिया, डैमेज कर दिया, मतलब जाने के लायक नहीं रखा। इवन जो पैदल लोग नहीं चल पावे, इस ढंग से रास्ते को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। तो हमको लगा कि शायद हो सकता है कोई पाइपलाइन का वर्क हो। मैंने कहा ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। वहाँ जब मैं पहुँचा तो हमने कहा कि किसने तुमको कहा खोदने के लिए? बोला एसडीओ खड़े हैं, आप उनसे बात किए। तो मैंने बुलाया एसडीओ, हम कहे आप यहाँ आओ। हमने कहा किसके आदेश से तुमने खुदाई शुरू किया यहाँ पर, और तुम्हारे पास ऑर्डर है? बोला नहीं, रिटन ऑर्डर मेरे पास नहीं है, वर्बल ऑर्डर हमको म्यूनसिपल कमिश्नर यशपाल यादव जी ने दिया और इसलिए मैंने कर दिया ऐसा। तो हमने कहा तुम इमीडिएट इसको रोको, और नहीं रोकोगे तो हमारे पास मैन पावर है, लोग हैं, तुमको हम बंद कर देंगे, रोक देंगे। उसने उसको रोक दिया, कहा हम कमिश्नर से आपको बात करवाते हैं। कमिश्नर जी से मेरी बात उन्होंने कराया। तो उन्होंने कहा सर ऐसा है कि आप 5 बजे हमारे यहाँ आइए और आपको हम बताएंगे कि ऐसा हमने क्यों किया है। तो हमने कहा कि एटलीस्ट आप मिट्टी को लेवल कराओ, कि जो दोनों साइड मिट्टी खोद के रख दिए हो, लोग पैदल नहीं चल पाए, तो इसको आप लेवल, ठीक है रास्ता खोद दिया आपने, आपको बनवाना पड़ेगा, आप बनवा दीजिएगा, लेकिन तत्काल इसको लेवल करवा दो। तो उन्होंने लेवल करवा दिया। 5 बजे शाम में मैं उनके यहाँ गया मिलने के लिए। जाने के बाद मेरे साथ कुछ और लोग भी थे। तो हमने पूछा कि आपने रास्ते को क्यों खोद डाला, क्यों आपने गेट बंद कर दिया? बोला वो डेवलपर के यहाँ हमारे 7 करोड़ रुपया हमारा रेंट निकलता है। किस चीज़ का रेंट निकलता है? तो सूरज कुंड का जो रोड है और जो चारमुड विलेज का गेट है, इसके बीच में जो 300-400 फीट जगह है, ये हमारा है, और इसका रेंट चाहिए 1980 से।
1980 से अभी तक का रेंट कैलकुलेशन करके हमने देखा है, हमको करीब 7 करोड़ रुपया हमको जब देगा हमारा डेवलपर हमको, तब हम रास्ता खोलेंगे। तो हमने कहा देखिए रास्ता तो यूज जो है सिर्फ चारमुड विलेज के लोग या इरोज गार्डन के लोग नहीं करते हैं। रास्ते का उपयोग जो है ये पूरा एरिया जो है शिवदुर्गा विहार, भरत विहार, आपके जो है दयाल बाग, ये लक्कड़पुर, ये 3-4 लाख की जो आबादी है वो इवन प्रहलादपुर ऑल्सो, दिल्ली का जो एरिया है, बदरपुर वाले भी उधर से गुजरते हैं। तो इन दैट ये 3 लाख 4 लाख लोगों का जो मूवमेंट होता है डेली वहाँ पर, ये कहाँ जाएंगे। और एकमात्र गेट बचता है वो है आपका दिल्ली से सटा हुआ पुल प्रहलादपुर का, जो टोल टैक्स है आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, वहाँ पर मानव रचना और कंट्री क्लब के पास पड़ता है, वहाँ जाना पड़ेगा उसको। और उसके बाद इतने लोग सफ़र करेंगे। परिणाम उन्होंने कहा हमको 48 आवर्स का टाइम दीजिए, 48 आवर्स में हम डेवलपर को हम नोटिस कर करके हम गेट खोल देंगे। हम कहा ठीक है। 27 जुलाई की बात है ये। 27 गया, 28 गया, उन्होंने गेट नहीं खोला, 29 को भी नहीं खोला, 30 को भी नहीं खोला, 31 जुलाई को भी नहीं खोला। इस बीच में जन आंदोलन शुरू हो गया। आप लोगों ने शुरू कर दिया? हाँ जी, मैंने जन आंदोलन शुरू किया। जन आंदोलन मेरा पीसफुल था, कहीं से भी हमने किसी पर पत्थर नहीं चलाए, ईंट नहीं चलाए, किसी भी सरकारी मुलाजिम को कोई हमने फिजिकल असॉल्ट नहीं किया। लोग जो हैं अब हमारे कॉलोनी के लोग तो कुछ लोग रहते ही थे, तब ये साधन संपन्न लोगों की कॉलोनी है, लोग कम आते हैं, ऐसे समस्या में उनकी संख्या थोड़ी कम होती है। तो अगल बगल के जो ये जो ठेले वाले, खोमचे वाले, रेडी वाले जो लोग हैं, या डेली जो ई रिक्शा वाले मजदूर हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, या डे टू डे जो सर्विस करने वाले लोग हैं, डेली वेजेस वाले, ये लोग काफ़ी संख्या में लेकिन वहाँ पर जुटते थे। वहाँ 6 दिन आंदोलन चला। इसी बीच में अब ये प्रिंट मीडिया, आपका जो है विजुअल मीडिया, ये सारे लोग वहाँ आते रहे। तो 48 आवर्स का जो उन्होंने टाइम दिया था उस पर वो कायम नहीं रहे, उन्होंने नहीं खोला। 31 जुलाई को मैंने प्रेस के लोगों को बुलाया, सारे RWs को बुलाया, और लोकल जो NGOs हैं उन सबों को बुलाया। मैंने कहा अब हम कल कोर्ट में हम मूव करेंगे। और इन्होंने जो कहा था 48 आवर्स तो बीत ही गया है, आज 5वां दिन बीत गया, इन्होंने गेट नहीं खोला, तो हम कल कोर्ट में जाएंगे। जैसे बात ये प्रेस में फ्लैश हुई, टीवी वाले न्यूज़ में, प्रिंट मीडिया ने, ये सारे लोगों ने इसको फैलाना शुरू किया। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमको MCF ने फ़ोन किया कि सर आज हम गेट खोल देंगे आपका। हमने कहा आपने 48 आवर्स का टाइम लिया था हमसे, लेकिन आपने नहीं खोला, तो हम क्या, किस बात का भरोसा करें कि आप गेट खोल देंगे। बोले नहीं, आज हम गेट खोलेंगे, आप आइए, 2-2:30 बजे के बीच में हम लोग आएंगे, गेट खोल देंगे। 2-2:30 बजे वो लोग आए और गेट खोल दिए, और उन्होंने कहा कि रास्ता हम बनवा देंगे। ठीक है। तत्काल जो है वो जो है मिट्टी वाले रास्ते पर ही गाड़ी का आवागमन शुरू हो गया। लेकिन ये जो 6 दिन बीता है आपका, ये बहुत कष्टकर बीता है। कष्टकर आप ये देखिए कि वहाँ छोटे बड़े करीबन 25 एक स्कूल हैं, एक सुप्रीम हॉस्पिटल 300 बेड का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अलावा छोटे मोटे हॉस्पिटल्स कई एक हैं। इतने लोगों को, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए कि 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। जो गाड़ी जहाँ इस गेट से उस गेट में जाने में 3 मिनट लगता था, वो 30 मिनट लग रहा था, 1 घंटा लग रहा था, 1.5 घंटा लग रहा था। ट्रैफिक जाम, बच्चे गर्मी के समय, जुलाई का महीना, इतनी धूप है, उसमें जो है वो अपने पीठ पर वो अपना जो है वो किताबें लाद करके वो जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। माने सिचुएशन इतना ख़राब कि समझिए कि उस एरिया के लोग परेशान हो गए थे। तो वो एक इशू हमारे लिए बहुत बड़ा इशू था और बहुत बड़ी सफलता हमें हासिल हुई। उसके बाद वहाँ की समस्याओं का अंत नहीं था। वाटर लॉगिंग, आधा घंटा 1 घंटा अगर बारिश हो तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे वाटर लॉगिंग हो जाती होगी। वाटर लॉगिंग हो जाती थी।
अब आपकी गाड़ी जो है वहीं, आप अगर गाड़ी से आए हैं तो गाड़ी आपकी वहीं रुक जाएगी, गाड़ी खराब हो गई आपकी, गाड़ियाँ खराब पड़ी हुई हैं तो पड़ी हुई हैं। उसके अलावा वो बेसमेंट जो पार्किंग था वहाँ पानी घुस जाता था, मैंने इतना वाटर तो का उसको कैसे आपने ठीक किया? हाँ, बेसमेंट को तो हमने एक साइड से ओपन रखा वेंटिलेशन के लिए, फायर वगैरह के लिए, और साइड हमने उसको जो है बंद ये किया। क्या कम्युनिटी सेंटर में पानी आ जाता था? कहाँ आता था? धर लीजिए 12 तल्ले की बिल्डिंग है, अच्छा, उसके बेसमेंट। 11 तल्ले की बिल्डिंग है, तो उसके नीचे जो बेसमेंट पार्किंग है वहाँ पानी घुस वो जाता तो बहुत खतरनाक बात जी हो हाँ, जाती है। वेरी डेंजरस, कितनी गाड़ियाँ डैमेज हो गई हैं। तो ये स्थिति थी वाटर लॉगिंग का। दूसरा उसको कैसे ठीक कराया हाँ, आपने? उसको ठीक कराया हमने। एक तो आपको वाटर लॉगिंग के लिए हमने एमसीएफ का और जो फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है इनसे, और लोकल अर्बन डेवलपमेंट वगैरह डिपार्टमेंट वगैरह से बात करके इनको समझा के बुझा के, सूरज कुंड से लेकर के अप टू पुल प्रहलादपुर, वो दिल्ली में पड़ता है, वहाँ जो है आकर के पानी गिरता है, तो उसको सफाई करवाए। बहुत बढ़िया। जी हाँ, वो क्लीनिंग का वर्क हुआ सर, उससे। आपका जो काम है, जी हाँ, मैं तो अभी 15-16 साल की, आपकी जो किताबों का जो आपने शुरू किया था, मैं तो अभी वहीं पे ही हूँ, और ये सोच रही हूँ कि एक छोटा बच्चा जो खुद बच्चा है 15-16 साल की उम्र में, अपने अलावा अपने जो गरीब जो साथी हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं या साथ में पड़ोस में रहते हैं, उनके लिए इतना दर्द लेके सोचता है, और उनको काम, उनके लिए किताबें न खुद अपनी बल्कि अपने बाकी के जो स्कूल के साथी हैं उनकी भी किताबें उनके लिए प्रोवाइड कराता है। तो लीडरशिप की और दूसरों के लिए हृदय में जो दया भाव है या सहृदय भाव है, वो तो आपके मन में तभी से शुरू हो गया जी था। हाँ, तो ये जो लीडरशिप का आपका जो प्रोसेस रहा 15 साल की एज से लेके अब 75 साल की एज तक, आप तो आप 78 78। प्लस हो गए, तो इतने लंबे इस अंतराल में ये जो आपका एमसीएफ के साथ जो जद्दोजहद रहा, जन आंदोलन रहा, और आपने सक्सेसफुली आपने ये 2-3 जो अभी मैटर्स आप बता रहे हैं, रास्ता खुलवाया, पानी का वाटर लॉगिंग ठीक कराया, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक चीज़ें हो सकती हैं। जी हाँ, सर, आपका जो बैकग्राउंड है उसके साथ में लॉ की जो आपकी जो बैकग्राउंड है, आपने निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब लोगों की सहायता भी की, और आप खुद ही बता रहे हैं कि अमीर हो या गरीब, आपका जो प्रेजेंटेशन था, केस को लड़ने का जो तरीका था, वो सबके लिए बराबर था। जी हाँ। ये नहीं कि अमीर के लिए आप 1 घंटा लड़ेंगे और गरीब के लिए 15 मिनट। तो सर, कुछ ऐसे हमें वाक़यात बताइए, आपके केसेस बताइए जो आपने जो जिन मुद्दों को सुलझाया और जो जनहित के थे, जिसमें अब वैसे तो लोग अपने कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई वायलेंस से रिलेटेड या इंटरनल मैटर्स के ऊपर कोर्ट जाते हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं जो, जैसे अभी आप बता रहे थे कि सड़क नहीं खोलने की बात थी तो आप लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ मुद्दे तो ऐसे भी आपने ज़रूर हैंडल किए होंगे, कुछ क्या बहुत से हैंडल किए होंगे। तो हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कुछ ऐसे उनको भी प्रेरणा मिले और अपने जीवन में आपकी बातों से सहमत होकर और प्रेरित होकर वो भी कहीं लोगों के काम आ सकें। कुछ मुद्दे बताइए ऐसे। ऐसे मुद्दे अक्सर मेरे पास आते हैं सीनियर सिटीजन्स के बारे में। जी। सीनियर सिटीजन का मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ एस्कॉन का, ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कन्फेडरेशन का। उसके अलावा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, शायद हमारा पुराना बायोडाटा आपके पास चला गया होगा, मैं लास्ट ईयर ही चुना गया हूँ। जी। आपका U3AS, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सीनियर सिटीजन का, जो दुनिया के 140 देश में है। U3AS। ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ थर्ड एज। ओके। तो उसका मैं इंडिया यूनिट का वाइस चेयरमैन हूँ। तो उसके कारण दुनिया के 140 देश के सीनियर सिटीजन की समस्या को भी देखना पड़ता है। बहुत खूब। उनके यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं बेल्जियम में था, जी। नॉर्वे में था, स्वीडन में था, डेनमार्क में था, कनाडा में, अमेरिका में, दुनिया के 51 देश में मैं घूमा हूँ। तो जिनकी आबादी लाख में है, 50 लाख, 60 लाख, 10 लाख, 20 लाख की जिसकी आबादी है, उसके यहाँ ज़्यादा ओल्ड एज होम है रेदर हिंदुस्तान से। तो इसका मतलब कि आज भी हिंदुस्तान में जितनी आवश्यकता है उतना ओल्ड एज होम है नहीं।
एक और बात भी तो हो सकती है हाँ सर, हाँ कि हमारी यहाँ की समाज व्यवस्था ऐसी है कि अभी भी जो ओल्ड लोग हैं या जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने जी बच्चों हाँ के साथ हाँ रहते हैं। उनको ओल्ड एज भेजने में एक स्टिग्मा भी होता है, एक हाँ बुरा भी हाँ लगता हाँ है, हाँ हाँ कोई जाता नहीं है जी जब हाँ तक कि बहुत मजबूरी ना हो जाए। जी हाँ जबकि विदेशों में या पश्चिम के देशों में ऐसा नहीं है। वहाँ पे बहुत ही सिंगल इंडिविजुअलिटी से लोग चलते हैं। जी हाँ सोसाइटी में कोई जी हाँ ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक जी हाँ जॉइंट फैमिली रहे या पेरेंट्स के साथ रहा जाए। जी हाँ हाँ तो कुछ ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। हाँ और उनके यहाँ ओल्ड एज होम जो है वो लग्जरी लाइफ जीते हैं। हाँ हमारे यहाँ ओल्ड एज होम जनरली ऐसे लोगों के लिए हम उपलब्ध कराते हैं जैसे रोड पर लोग पड़े हुए हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बच्चों ने निकाल दिया या बच्चों के पास उसके मीन्स नहीं है जो उसको माँ बाप का भरण पोषण करे। तो इन दैट सरकमस्टांसेस उनको हम शेल्टर व्यवस्था करते हैं, उनको ओल्ड एज होम में हम ले जाते हैं, वहाँ रखते हैं, उनको फीड करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी अब जो है कुछ कुछ ऐसे हैं जो महीने में 1,00,000 1,50,000 रुपया लेकर के आपको रखते हैं सीनियर सिटीजन को, जिनके पास साधन होता है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। रेदर यहाँ से ज़्यादा विदेशों में जो है वहाँ ज़्यादा लग्जरी लग्जरी वाले ओल्ड एज तो होम अब है। आप ऑल इंडिया चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं भी। तो आप कुछ सिमिलैरिटी है विदेशों की सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं में और हमारे देश के सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं में? हाँ, क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलिटी ये है, देखिए हमारे यहाँ आज भी 90% बच्चे जो हैं वो केयर लेते हैं पेरेंट्स का। जी 90%। 10% ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने माँ बाप की फिक्र नहीं होती है, दादा दादी की फिक्र नहीं होती है, उनकी संख्या 10% है। और वो भी शायद कारण ये हो कि उनके पास समय नहीं हो या साधन नहीं हाँ, हो। और जो कहीं शहरों में मजबूरी है। अब आप सोच सकते हैं कि गांव में एक झोपड़ी है, झोपड़ी के पीछे जगह है, आगे जगह है, वहाँ वो खाट बिछा के उसके पेरेंट्स वहाँ बैठ गए, बातें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। लेकिन ये शहर में जो है सबसे बड़ी परेशानी ज़्यादा है। एक लेबर के पास 200 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट का जगह है, तो उसमें उसके 4-5 बच्चे हैं, अब वाइफ हैं, अपने हैं, तो उसके लिए जगह भी एक समस्या होती है। पेरेंट्स के लिए रखने की जगह उसके पास नहीं है, वो एक मजबूरी होती है। वो जो वीकर क्लास के लोग हैं उनके पास ये समस्या ज़्यादा होती है। दिल्ली जैसे महानगरों में, दिल्ली या बैंगलोर या और बड़े बड़े शहरों में जो जगह की कमी है वो सिर्फ वीकर सेक्शन के लोगों के साथ ही समस्या नहीं है। जो ट्रांजिट में ऑफिसर्स होते हैं, जो बाहर से आते हैं तो रहने के लिए जाते हैं, तो उनको भी एक कमरे का एक मकान मिलता है। और उनके साथ यदि उनके बूढ़े माँ बाप रहे, 3-4 बच्चे भी हुए, 1-2 घर का सहयोग करने के लिए भी असिस्टेंट भी होता है। हमने खुद देखा है कि ऐसे जो माँ बाप रहते हैं वो सुबह घर छोड़ देते हैं और पार्क में बैठे रहते हैं। धूप है जी तो हाँ सर्दियों में धूप में सारा दिन निकालते हैं, हाँ हाँ खाना भी वहीं आ जाता है उनको, या खुद जाके ले आते हैं, सामने घर है। तो समय की समस्या है, समय की और जगह की समस्या जी है। हाँ इसमें व्यवहार की कोई कमी नहीं है। व्यवहार तो मुझे लगता है कि हर वो उनका जो बेटा है वो तो रखना ही चाह रहा है ना पेरेंट्स को साथ, भले ही एक कमरे का मकान हो और भले ही वीकर सेक्शन का हो, भले ही सशक्त हो, लेकिन जब जगह की ही समस्या है तो क्या करें? हाँ, जगह की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आप ये सोच सकते हैं कि अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो और मुश्किल होती है उनके लिए। लेकिन एक आर्थिक पहलू भी है। आर्थिक पहलू भी है। आर्थिक पहलू क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स ये प्रवासी लोग हैं, स्पेशली ये बिहार से आते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। जी आप मैक्सिमम पूरे आप दिल्ली एनसीआर में आप चले जाइए, दी सिक्योरिटी गार्ड्स जिनको 15,000 20,000, बहुत सीनियर हो गया तो 25,000, तो इस सैलरी में आप सोच सकते हैं कि 1,000 रुपया पर डे भी उनको नहीं मिलता है। तो इतने कम सैलरी में बच्चों की भरण पोषण करना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना, और उसके बाद अगर पेरेंट्स साथ में हैं
तो एडिशनल एक बर्डन पड़ता है बच्चों पर, एक आर्थिक पहलू भी उनको भोगना पड़ता है। पैसे नहीं हैं फादर को, ज़्यादातर जो एज में देखिए होता क्या है, ये प्रेशर है, शुगर है, ये कॉमन चीज़ें हैं, लंग्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, इतने प्रदूषण है यहाँ पर। सर एक सवाल उठ रहा है मेरे मन में, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम बिहार और ईस्टर्न यूपी, उनको पैसे थोड़े मिलते हैं, तो आपने बतौर लॉयर, आपने, क्योंकि आप बहुत ही जन आंदोलन करते रहे हैं और लोगों के लिए आपकी सोच बहुत अच्छी है, कभी सरकार को कोई ज्ञापन वगैरह दिए या कुछ ऐसा काम किया कि भाई सैलरी के लेवल पे कम से कम इतना तो तनख्वाह मिले कि इंसान 2 वक्त की रोटी खा ले? जी हाँ। कभी इतना भी बुरा हाल नहीं होना चाहिए जब एक इंसान एक ही जगह पे नौकरी कर रहा है, उसको कहीं और जाने को नहीं, 24 घंटे वहीं नौकरी कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की या हाउस हेल्प की, तो उसको इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए कि उसके घर का चूल्हा जलता रहे। जी हाँ। आपको नहीं लगता कि ये हाँ, बहुत हुआ बड़ी हुआ समस्या है हमारे जी देश हाँ, में? उसके लिए हम लोग जन आंदोलन करते हैं और असर भी हुआ है। जी। इस साल 30% सैलरी बढ़ाया गया, 25 से 30%। दिल्ली में और एनसीआर में, इस इलाके में जो लोग काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं या अदर स्टाफ हैं, मैकेनिकल स्टाफ हैं, प्लम्बर्स हैं, इनके 25 से 30% इनकी सैलरी बढ़ी है। अगर आप इनका जनवरी फरवरी का आप देखेंगे, इनका वेज स्लिप देखिएगा, तो अभी देखिएगा तो जिनको 20,000 मिलता था उनको 25,000 मिलने लगा। एक और चीज़ आ रही है मेरे मन में। हाँ जी। कि ये सिक्योरिटी गार्ड डायरेक्टली आकर के तो कंज्यूमर के साथ नहीं अटैच होते, नहीं। इनको लाने के लिए कोई सिक्योरिटी कंपनीज रहती हाँ, हैं, हाँ। और सिक्योरिटी कंपनी वही ठेकेदारी प्रथा वाली रहती हैं। हाँ, हाँ। तो जो आप 20 और 25 हज़ार की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जहाँ से सोर्स से जो सैलरी आती होगी उसमें और जो उनके हाथ में सैलरी आती होगी उसमें कोई अंतर रहता है? अंतर रहता है। हाँ, ये तो मिडलमैन जो हैं, हाँ। लिख लीजिए, आप हर एक जगह मिडलमैन हैं, चाहे वो सब्जी खरीदने जाइए, चाहे मजदूरों की सेवा लीजिए, कहीं भी ये मिडलमैन इज देयर। ये मिडलमैन करते क्या हैं आपका, आपके कंपनी को 10 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, आपने इनसे कहा, उन्होंने कहा साहब ठीक है, हमको आपको 40,000 या 35,000 पर मंथ देना होगा आपको एक का, और उनको दिया 20,000 रुपया या 25,000 रुपया, तो 10 से 15,000 रुपया पर गार्ड इन्होंने यहाँ बचा लिया। बहुत हुआ तो 30 में मिनिमम एक गार्ड पर इनको 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 रुपया इनको बचेगा, तब ये गार्ड सप्लाई तो करेंगे। ये भी तो एक समस्या वाली स्थिति हाँ, है। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन दूसरा पहलू भी है कि आप कोई डायरेक्ट गार्ड रखना नहीं चाहता है, इसलिए कि भाई अब ये कुछ झंझट मोल ले, कल दिन ये लेबर, परमानेंट लेबर का सारा राइट हमसे मांगेगा। तो क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए कि ये सभी लोग सरकार को रिपोर्ट करें और सरकार फिर आगे सरकार में हम अपना लें? क्योंकि बीच के ये जो लोग हैं वो भी अपना प्रॉफिट मेकिंग में लगे हैं। क्योंकि जब वो कंपनी चला रहे हैं, सिक्योरिटी की कंपनी चला रहे हैं, तो वो भी अपने खर्चे निकालने के लिए कुछ तो पैसा बचाएंगे। पर क्या ये तरीका सही है कि मजदूर की मजदूरी काट करके अपना खर्चा चलाएं ये लोग? सही इसका कोई समाधान तो होना चाहिए ना? समाधान मैंने कहा ना आपको कि डायरेक्ट लोग एम्प्लॉयमेंट देना नहीं चाहते हैं। आपको अगर गार्ड की आवश्यकता होगी तो आप भी चाहेंगे कि एक ऑथेंटिक प्लेस हो जहां से आदमी लावें, जिसको हम लायबल ठहरा सकें इन केस ऑफ कैजुअलिटी। आज तो देखते होंगे घरों में जो मेड सर्वेंट काम कर रहे हैं या हाउस होल्ड वर्कर्स हैं, ये भी एजेंसी के थ्रू मंगाते हैं लोग कि भाई इनका जो है प्रॉपर वेरिफिकेशन वगैरह करके ही लाया होगा। तो ये सबसे एक बड़ी समस्या यहाँ होती तो है। इन एजेंसियों को कंट्रोल करने के लिए जो लेबर लॉज वगैरह हाँ। बने हैं, उनमें इन एजेंसियों की क्या भूमिका है? इनको कैसे रोका जाए या कैसे इनको एक हद से ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए, जिससे कि शोषण ना हो मजदूर का, जी हाँ, होता क्या है, गरीब का एक्सप्लॉइटेशन ना हो? जी हाँ। देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ कि समाज में ऐसे तत्व हैं जिनका काम है कि बीच में वो आपको दूसरे के पैसे को वो वहाँ काट के खाना। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, नासिक में जब टमाटर 2 रुपया किलो होता है, तब बाजार में 30 रुपया किलो होता है, 25 रुपया किलो होता है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के अलावा भी जो मिडलमैन हैं, ये अधिकतर पैसे ये लोग खा जाते हैं।
आप कहेंगे नहीं साहब, और नासिक से दिल्ली आएगा सामान तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है 20 रुपया किलो नहीं है, 22 रुपया किलो नहीं होता है। तो वहाँ ये जो मिडिल मैन है वहाँ से चला, नासिक के मंडी में माल आया, नासिक से यहाँ कलकत्ता का आज़ादपुर मंडी आया, ओखला मंडी में आया, और यहाँ दाम क्रमशः, और आप जो रेडी वाले के यहाँ आते आते वो 30 रुपया हो गया, 25 रुपया हो गया, जबकि किसान को 2 रुपया नहीं मिल रहा है, टमाटर रास्ते में फेंक के चला गया। हाँ, ये तो ऐसी हमने घटनाएं बहुत न्यूज़ सुनेंगे देखी आप। है, हाँ। सब्जी जो है, बैगन पैदा किया उसने, बैगन का मूल्य उसको नहीं मिल रहा है, वो बैगन उठा के फेंक के चला गया। मैंने देखा है, अपने आप मैंने देखा है कि वो लेके आया, बैगन लाया और ला करके वो रखा मार्केट में, दिन भर बेचने के बाद अगर नहीं बिका तो वो टोकरे को उल्टा दिया और उल्टा के वो चल दिया, क्योंकि उसको वापस ले जाने में उससे ज़्यादा कॉस्ट लगेगा आपको। तो ये हमारे यहाँ ये जो सरकार को इस पर पहल करनी होगी। सरकार के कौन से मंत्रालय से इसके बारे में वार्तालाप होना चाहिए? देखिए, या डिस्कशन होना एक चाहिए? तो हमारे यहाँ जो फूड एंड सप्लाई है, जो फूड के सप्लाई, और जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, या जो इनडायरेक्ट लेबर्स जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए लेबर डिपार्टमेंट है। तो आपकी संस्था की तरफ से या सीनियर सिटीजन्स फोरम की तरफ से कोई पहल इस तरह की आपकी तरफ से हुई है अभी? जी हाँ, बीच बीच में हम लोग इन लोगों से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और कुछ हद तक रुकता भी है, लेकिन अब एक परंपरा जो एक लंबे समय से चला आ रहा है ना, तो आदमी का वो नेचर है। आप सिंगापुर जाइए, सिंगापुर में मैं गया तो वहाँ कोई रास्ते में कोई कागज का टुकड़ा नहीं मिल रहा है हमको, कोई थूक नहीं रहा है वहाँ पर। क्यों? कि $100 का फाइन देना है, $50 फाइन देना है। बाद में वो उनकी आदत में शुमार हो जाता तो है। वो जो इंडियंस वहाँ रह रहे हैं, हाँ। वो भी वैसे ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि ऐसा करेंगे तो हमको फाइन भरना पड़ेगा। तो एक ढंग का जो ये जो ऐसे कानून अगर आप बनाते हैं तो थोड़ा उसका असर तो होता है, तो लेकिन कानून बनने से पहले उसका विरोध भी तो होना शुरू हो जाता है। हाँ, ये भी होता है, ये भी है। आप स्मोकिंग जो है पब्लिक प्लेस पर आप नहीं करें, फिर भी होता है। सड़क पर थूकने की और वो पान या तंबाकू गुटखा खा के थूकने तो की जो आदत है, ये जो है, बहुत ही बुरी आदत है। ये सरकार से ही नहीं होगा, सिर्फ हमको सामाजिक परिवर्तन भी चाहिए। जी। जब तक समाज में हम अपने बच्चों को नहीं सिखावें बचपन से, कभी कभी बोलते हैं संस्कार, व्हाट इज संस्कार? संस्कार तो यही है कि आप अपने बच्चों को जीने की कला सिखाइए, इट इज संस्कार। तो वो हम शायद हम सामाजिक ढांचा जो है हमारा बहुत हद तक इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, या हम केयर नहीं लेते हैं। अब कुछ आप देखेंगे कि खास करके आबादी जो है, सबसे ज़्यादा जो वीकर सेक्शन है, इनके यहाँ आबादी ज़्यादा होती है। उसका कारण है कि इनके यहाँ साधन नहीं है, पैसे नहीं हैं, लेकिन इनको ये एसेट समझते हैं। अगर 10 बच्चे हो जाएंगे तो डिफरेंट जगह पे इनको काम में लगाएंगे, वहाँ से पैसे मेरे आएंगे। तो मैन पावर को यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेस के लिए, वो जो नहीं होना चाहिए था। अभी तो मैं पिछले हफ्ते कोई न्यूज़ पढ़ रही थी, उसमें यह है कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी रेट बहुत कम हो गई है, जो ग्रोथ रेट है जी हाँ, बहुत नीचे चली गई है, और उसको बहुत कई साल लगेंगे वापस ठीक होने में। क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना, जो जिनके पास साधन की कमी है वो शायद ज़्यादा अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साधन बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ जो लोग साधन वो संपन्न आर्थिक, हैं, उनका आर्थिक जो है एक तरह का वो लाभ होगा, उनको आर्थिक लाभ होगा। और जो साधन संपन्न है वो आज अपने करियर में, अपनी लाइफस्टाइल में अपने आप को ज़्यादा लगा के रखते हैं, और बच्चे पैदा करने की बात को पीछे कर देते हैं। तो आप कुछ इस ये देख तरीके का लीजिए सिस्टम इस तरह से चल रहा कि है। शादियां गांव मोहल्ले टोले में अगर आप 50 साल 60 साल पीछे जाएंगे तो बाल विवाह हो जाता था। सरकार के लाख कानून के बाद भी 15 साल 16 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी। और मान लीजिए अगर ठीक है 18 के बाद भी अगर होता था तो 20-22 में हो जाती थी। आज लड़कियों की शादी
30 के आसपास हो रही हैं। तो 40 के बाद मोनोपोज करीब करीब शुरू हो जाता है। तो उस हालत में आप सोच सकते हैं कि अगर शादी, मेरे पास कई एक अभी लोग अप्रोच करते हैं कि साहब मेरी बच्ची की एज जो है 37 है, 36 है, 35 है और शादी नहीं हुई है, पढ़ी लिखी हैं, जॉब करती हैं, लाखों में उनका इनकम है, लेकिन शादी नहीं हो पाई है। तो ये सब भी कारण है कि लेट मैरिज होने के कारण भी बच्चे कम हो रहे हैं। जहाँ तक साधन संपन्न लोगों के यहाँ जो बच्चे कम हो रहे हैं वो लेट मैरिज भी कारण हैगा आपका। और दूसरा वो जो है कि एक बच्चे हैं भाई क्या जी। तो ये जो एक बच्चे हैं भाई अब इसके बाद अब करेंगे, फिर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी होगी, स्कूलिंग, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छे अर्थ चाहिए, आर्थिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए एक से दूसरा लोग करना नहीं चाहते। जी ये सबसे बड़ी सर, समस्या। आप सीनियर सिटीजन्स की कन्फेडरेशन के काउंसिल मेंबर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, सीनियर सिटीजन्स की जो एक जो उनकी जो अधिकार है, बिकॉज सीनियर सिटीजन होने का ये मतलब तो नहीं उन्होंने रिटायर हो गए, जो भी काम करते हो, मतलब सरकारी काम करते हैं रिटायर हो गए या प्राइवेट में भी करते हैं, तो भी एक एज के बाद 60 की उम्र के बाद व्यक्ति को रिटायरमेंट मिल जाता है, तो वो घर में रहता है या पार्क में बैठा रहता है या बच्चे घुमाता है या अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि इन लोगों के पास एक बहुत बड़ा ज्ञान का समुद्र है, बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, और संघर्ष भी उन्होंने किए हैं, उनमें जीवनी शक्ति भी बहुत ही है। तो क्या सरकार को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि उनकी जो योग्यताएं हैं उनका इस्तेमाल कम से कम कम्युनिटी डेवलपमेंट में तो करे ही करे? जी हाँ। और अगर उनमें टेक्निकल योग्यताएं भी हैं, क्या काबिलियत है कि वो कहीं वैसे योगदान दे सकते हैं, तो कोई मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऐसी बनाए या कोई एनजीओज के थ्रू या कुछ ऐसा करें कि हर व्यक्ति की योग्यता अनुसार उसके जो मानव संसाधन है, उसका जो पोटेंशियल है, उसका नेशन बिल्डिंग में इस्तेमाल हो। जी हाँ, सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए और हम सरकार से आग्रह भी करते रहते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए। मैं पेशे से वकील हूँ। अभी कुछ साल पहले कलकत्ता में एक वकील साहब थे, 103 वर्ष की आयु में उन्होंने डिपार्चर किया। जिस दिन वो गए इस दुनिया से, उस दिन भी वो मुकदमा किए, केस लड़े और शाम में घर आए, उसके बाद उनका डेथ हो गया एट द एज ऑफ 103 साल के एज में है। तो 103 साल के एज में वकील साहब काम अगर कर सकते हैं, तो ये 70 साल, 80 साल, 85 साल के लोग जिनके पास जो स्किल है उसका उपयोग तो हम ले ही सकते हैं। उसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्किल का यूज करिए ना। जी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को भी पहल करनी होगी। हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा होता है क्या कि इनके लिए वैसी हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। सीनियर सिटीजन कन्फेडरेशन हमारे 30 लाख मेंबर हैं, 14 करोड़ 15 करोड़ सीनियर सिटीजन की आबादी है। तो उस हालत में ये 14-15 करोड़ लोगों के लिए इनको एम्प्लॉयमेंट देना, इनके एनर्जी का, इनके स्किल का, इनके पावर का यूटिलाइज करने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहाँ जगह चाहिए। ये सारी चीज़ सरकार को उपलब्ध करानी होगी। सही है सर। सीनियर सिटीजन्स की बात करते करते अभी आप थोड़ी देर पहले संस्कार की बात कर रहे थे। हाँ हाँ। मैं चाहती हूँ कि डायलॉगस के सामाजिक विमर्श के जो हमारे दर्शक हैं, उनमें आप उनको कोई प्रेरणा ऐसी दीजिए, युवाओं को, यंग गर्ल्स, यंग बॉयज़ को जो देख रहे हैं प्रोग्राम, जो आपसे प्रेरित हों कि वो भी संस्कार लें, अपने बड़ों बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, उनके अधिकारों का हनन ना हो पाए, ऐसा ध्यान रखें। साथ में कुछ वो भी वैल्यू ऐड करें सिस्टम में, वो युवा, उनके लिए बताइए कुछ। एक तो आप जान लीजिए कि सबसे बड़ा पाठशाला आपका घर है। जी। बच्चे जहाँ पैदा होते हैं, 1 साल 1.5 साल के उम्र से ही वो ऑब्जर्व करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने नियर रिलेशंस को।
कोई दरवाजे पर नॉकिंग होता है और बच्चा गया, भीतर गया और जाके बोला कि ऐसे एक आदमी आया हुआ है। बच्चा को बोल दिया कि तुम बोल दो कि पापा घर पर नहीं है, मम्मी घर पर नहीं है, एनी हाउ। तो ये जो झूठ बोलने का जो परंपरा का शुरुआत हम अपने घर से कर देते हैं। बच्चे को दिमाग में बैठ गया नहीं, झूठ बोलने से भी काम चल सकता है। तो ये एक चीज़ जो है कि हमको अपने आप को बदलना होगा। बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग देना होगा जो सत्य बोलेंगे, अनलेस कोई ऐसा सरकमस्टांसेस नहीं हो जहाँ झूठ बोलने से किसी का जीवन बच जा रहा हो, किसी का मान सम्मान, दैट इज एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस। लेकिन नॉर्मल डेली लाइफ में हमको झूठ नहीं बोलनी चाहिए, हमको सही बात बतानी चाहिए लोगों को। दूसरा क्या है, ये जो आप देखेंगे कि ज्वाइंट फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर 3 भाई थे और इनके करीब इन तीनों मिला करके 8 लड़के और 5-6 लड़कियां, इनके बच्चे, आना जाना लगा हुआ था। तो करीब करीब 50-60 लोग का भोजन एक साथ बनता था और सारे लोग हैप्पी थे। 2 लोग 4 लोग कहीं कोई काम से बाहर भी चले जाएं तो उनके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती थी जी। तो ये एक है कि अब जो एक साथ रहने का जो सिम्बायोटिक लाइफ का जो परंपरा है वो टूट गया। अब तो ये है कि अब जो उनके नियर रिलेशंस अगर आते हैं तो लोग चाहते हैं साहब कि कितनी जल्दी जो है ये चले जाएं तो बेहतर है। तो दूसरे का भला करने का जो टेंडेंसी है, ये हमको बच्चे को बचपन से ही ट्रेनिंग देना कि दूसरे का भी भला हो, हमारा भला हो, हम सुखी रहें, लेकिन दूसरे का भलाई भी हो, दूसरे को हमको दिखे। पानी एक फ्लैट में आप रह रहे हैं, आपके ऊपर वाला फ्लैट वाला जो है वो पानी बहा रहा है, लीकेज हो रहा है, सीपेज हो रहा है, इसके झगड़े आप हमको रोज़ देखना पड़ता है और उनके यहाँ हो रहा है, हमें क्या लेना देना है। ठीक है, देखा जाएगा, कल लेबर बुलाएंगे, देखेंगे, बात करेंगे, ऐसा ही चलते रहता है। तो ये जो लोगों का भी भला करना है, एक बात बच्चों को हम शुरू से कहेंगे कि सुख देवे सुख होत है, दुख देवे दुख होत। ये बात अगर किसी का आप भला करेंगे तो आपका भला होगा, आप किसी का बुरा करेंगे तो आपका बुरा होगा। ये अगर बात हम समझ जाएं, हमारे बच्चों के में ये संस्कार अगर हम डालें कि भाई अपने हम ठीक रहें, लेकिन पड़ोसी का भी हम ध्यान रखें, अगल बगल लोगों का भी ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। आपका सर, आपकी सोच बहुत ही अच्छी है। सुख देवे सुख होत है और दुख देवे दुख होत, बहुत ही बड़ी बात है और सामान्य भाषा में कही गई है। और सच में ये जीवन का सार ही ये है कि यदि हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं जी। हाँ। और बचपन से ही यदि बच्चों को मोल्ड किया जाए, उनको सम्मान करना सिखाया जाए, झूठ न बोलना सिखाया जाए, महिलाओं का, बच्चियों का, लेडीज़ का, सबका सम्मान करना, समाज में कैसे रहना है वो सिखाया जाए, तो मुझे लगता है कि व्यवस्था और आसान हो जाएगी। और आप जैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो इतने जागरूक हैं, जिन्होंने एक लंबा अरसा अपना जीवन का समाज को दे दिया, समर्पित कर दिया, आप लोगों के मार्गदर्शन में और हमारे डायलॉग्स के सामाजिक विमर्श के माध्यम से ये बात मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि यदि हम चाहें तो हम सब कुछ सही तरीके से करें तो बहुत कुछ बदलाव हम समाज में ला सकते हैं। सर, चैनल पर आप आए, डायलॉग्स पर आप आए, आपने समय दिया और अपनी ज्ञान की बातों से, अपने संघर्ष से, अपने आंदोलन की बातों से हमें और हमारे दर्शकों को आपने प्रेरित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.